सामने स्क्रीन पर आप डेनियल डगलस होम और ऊरी गैलन के चित्र देख रहे हैं। डगलस होम 18वीं शताब्दी के बहुत महान टेलीसाइकिक रहे हैं और ऊरी गैलन इसी फील्ड में आज के बर्थ में कार्य कर रहे हैं। ऊरी गैलन के ऊपर बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है और उन्होंने अपनी टेलीसाइकिक एबिलिटीज़ को प्रदर्शित किया है। जैसे दूर से ही देखकर किसी धातु की चीज़ को मोड़ देना, किसी चीज़ को अपने करीब बुला लेना, विशेषकर धातु से रिलेटेड जो वो कार्य हैं वो करते रहे हैं और इसी तरह से रिलेटेड उनके शोज़ भी होते हैं। ऊरी और डगलस के इस केस से हम ये चीज़ समझेंगे कि किस तरीके से प्रतिभाएं, क्षमताएं, दिलचस्पियां, आपके व्यक्तित्व लक्षण, ये सब चीज़ें एक बर्थ से दूसरे बर्थ में ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन इसमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ ये है कि हर पल आपका डिसीज़न आपकी प्रतिभाओं में, आपकी क्षमताओं में, आपके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ प्लस या माइनस कर रहा है। यानी आपके जो फैसले हैं वो आपके व्यक्तित्व और प्रतिभाओं पर हर पल असर डाल रहे हैं। अब हम डगलस के केस पे आते हैं। डगलस जब 17 साल के थे तभी उन्होंने ये बात कह दी थी कि जब उनकी मम्मी जी 42 साल की हो जाएंगी तब उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी। 42 वर्ष की आयु में डगलस की माताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद से एक टेलीपैथिक रूप से एक मार्गदर्शक की तरह वो हमेशा डगलस को गाइड करती रहीं। सिर्फ इतना नहीं, उनका एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम था एरविन। और एरविन और डगलस मतलब बहुत गहरे दोस्त थे, तो उनके बीच में एक बातचीत होती थी कि अच्छा हम में से जो पहले इस दुनिया से चला जाएगा तो वो संपर्क करने की कोशिश करेगा, उस दुनिया के बारे में बताने की कोशिश करेगा। जैसे एक बचपन के गहरे दोस्त थे तो उनमें ये एक तरह से समझौता था कि दोनों में से जो भी पहले चला जाएगा वो कोशिश करेगा उस दुनिया के बारे में अपने साथी को बताने की। ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में टेलीफ़ोन नहीं होते थे। तो वक़्त के साथ जैसे एरविन और डगलस के बीच में दूरी आ गई, दोनों अलग-अलग शहरों में चले गए। तो एक दिन डगलस बताते हैं जैसे कि एरविन आया हो और एरविन ने उनके हाथ पर आकर 3 गोले बनाए। तो इस चीज़ का अर्थ जो टेलीपैथिक संदेश के माध्यम से मिला डगलस को, उन्होंने ये निकाला कि एरविन की मृत्यु 3 दिन पहले हो चुकी है। अब ये वो ज़माना था जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो किसी को 6-6 महीने बाद जाके पता चलता था। और बाद में ये चीज़ साबित हुई कि एरविन की जब वो किसी दूसरे शहर में थे तो 3 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। अब हम आ जाते हैं डगलस का ही रीबर्थ जो ऊरी गैलर के रूप में हुआ है। ऊरी गैलर तो और भी ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाली बात बताते हैं। वो बताते हैं कि वो सामने वाले के दिमाग को इस हद तक पढ़ पाते हैं कि जब वो स्कूल में थे तो अगर उन्हें कुछ नहीं भी आता था तो वो सामने वाले बच्चे के दिमाग को पढ़ के उसका जवाब समझ लिया करते थे और अपना एग्ज़ाम में वो आंसर लिख दिया करते थे और पास हो जाया करते थे। और ये अपने बचपन की एक बात बताते हैं। वो बताते हैं कि एक बार वो चिड़ियाघर घूमने गए, तो वहाँ पर उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे कुछ खतरनाक है। सब कुछ ठीक-ठाक था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन उन्हें कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। तो उन्होंने वहाँ से तुरंत वापस लौट जाने का फ़ैसला लिया और ऐसा हुआ वो फ़ौरन चिड़ियाघर उन्होंने नहीं देखा और वो वापस अपने घर की ओर मुड़ गए। बाद में उन्हें पता चला अपने घर पहुंचने के बाद कि उस चिड़ियाघर में एक शेर पिंजरे से बाहर निकल आया था और बहुत ज़बरदस्त अफरा-तफरी मच गई थी और इस अफरा-तफरी में कुछ लोग घायल भी हुए थे। इसके अलावा भी ऊरी के जीवन की ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं, जैसे कि अपने पिता को जो कहीं जाने वाले थे और उनका एक्सीडेंट होने वाला था, इससे पहले ही उन्होंने बता दिया था कि पापा उस स्थान से हट जाइए, वहाँ से चले जाइए। और अपने बेटे की बात मान के जब उनके पिता वहाँ से हट गए, तो बाद में एक खंभा था जो उस स्थान पर गिरा और एक हादसा होते-होते बचा। तो लेकिन अब इसको छोटे स्केल पर देखें। छोटे स्केल पर आज की तारीख में भी ऊरी गैलन के शोज़ होते हैं और वो अपने शोज़ में छोटी-छोटी चीज़ें जैसे किसी को वो कहते हैं कि कोई संख्या आप अपने दिमाग में सोचें और फिर वो संख्या वो बता देते हैं कि ये वाली संख्या सोची थी, या कोई चित्र आप अपने मन में विज़ुअलाइज़ करें, वो चित्र वो बता देते थे कि आप इस वस्तु के चित्र को आपने अपने मन में सोचा था। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बात सामने निकल के आई वो ये कि जो ऊरी गैलन हैं उनका निर्जीव वस्तुओं से कुछ खास कनेक्शन है। मतलब जीवित लोगों के मामले में कम और वो निर्जीव वस्तुओं के मामले में अपने जो शोज़ होते हैं उनमें ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं। अब मैं आपको डगलस और गैलन के बारे में जो कुछ बता रही हूँ
उस पर निश्चित रूप से आप डाउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी जब इस चीज़ को जाना तो मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई कि ये कैसे संभव है। ये भी हो सकता है कि वक़्त गुज़रने के साथ जैसे बढ़ा-चढ़ा के बात को पेश किया जाता है, शायद कुछ इस तरह से हो। जैसे कि डगलस बताते हैं कि एक बार वो जब 16 दिसंबर 1867 में लंदन में एशले हाउस में थे, जो उस वक़्त वहाँ पे अदारे परिवार रहा करता था। डगलस ने अपनी बायोग्राफी में बताया कि 16 दिसंबर 1867 को लंदन में अदाले परिवार जहाँ पे रहा करता था, वहाँ की उनकी एक कमरे की खिड़की से वो बाहर निकले हैं और फिर दूसरे कमरे की खिड़की से उसी घर में दोबारा उड़कर प्रवेश किया है। और ये लगभग मतलब 50 फुट की ऊंचाई पर था वो घर ज़मीन से। और इस वक्त जब ये उन्होंने करके दिखाया तो वहाँ पर बहुत सारे गवाह मौजूद थे। ऊरी गैलन भी अपने जीवन की इसी तरह की एक घटना का ज़िक्र करते हैं। हालाँकि वो ये कहते हैं कि वो खुद नहीं जानते कि ये किस तरीके से हुआ। वो बताते हैं कि ये बात है 9 नवंबर 1975 की। जब वो मैनहट्टन में थे, अपने ही घर में थे, तो न्यूयॉर्क में ओसिनिंग में डॉक्टर एंड्रीजा पोहारिच इनका घर हुआ करता था और वो इनके घर अपने आप चले गए थे। और जहाँ वो थे वहाँ से उस घर की दूरी लगभग 40 मील थी। उनकी आत्मकथा है माई स्टोरी। इसमें गेलन ने इस चीज़ का ज़िक्र किया है। इस पूरी घटना का ज़िक्र गेलन इस तरीके से करते हैं। वो कहते हैं कि मैनहट्टन की एक सड़क पर वो चल रहे थे और घर की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक उन्होंने खुद को ऊपर की ओर खिंचता हुआ महसूस किया। उसके बाद उन्होंने खुद को एक स्क्रीन के ऊपर के पैनल से टकराते हुए देखा। जो गेलन थे वो कांच की सतह पर गिरे हैं, एक शीशे की टेबल पर आकर गिरे हैं। और इस घटना में जो गेलर हैं वो पूरी तरह से चोटिल हुए हैं और वो अस्त-व्यस्त हो गए थे इस घटना के बाद। अब मैं गेलर का ही एक शो जो 1970 के दशक में हुआ था, रेडियो पर हुआ था, उसका ज़िक्र करने जा रही हूँ। 1970 में गेलर ने एक रेडियो शो किया था जिसमें उन्होंने वहीं से रेडियो स्टेशन से बैठकर कुछ निर्देश दिए जो घरों में लोग बैठे थे। और बहुत आश्चर्यजनक रूप से बहुत से लोग थे जो उस वक्त अपने घरों में थे, वो सिर्फ रेडियो से संदेश पारित कर रहे थे। वो अपने घरों में बैठे हुए जिस प्रकार से गेलन परफॉर्म करते हैं, चम्मच को मोड़ना या एक चीज़ को दूसरी जगह पर लेके जाना, उस तरीके से वो अपने घर पे कर पा रहे थे। और ये सारी जो प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया में क्योंकि ये जो रेडियो प्रसारण था ये लंदन, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फ़िनलैंड, जापान इन सब जगहों पर हुआ था ये एक्सपेरिमेंट। और लगभग 15 बच्चे छाँटे गए थे जो कुछ जिनकी क्षमताएँ गेलन जैसी थी, जो इस तरीके से चीज़ों को मोड़ पाते थे या बिना टच किए उड़ा पाते थे। इस तरीके के 15 बच्चों को इतने सारे जो देशों में जो ये रिसर्च हुई थी उसमें से छाँट के निकाला गया था। ये 1970 के दशक की बात है। लेकिन बाद में उन बच्चों के बारे में जैसे छोटे-मोटे शोज़ उन्होंने किए होंगे, हो सकता है बड़े होने पर उनकी क्षमताएँ क्षीण होती चली गई होंगी या कुछ रीज़न रहे होंगे, लेकिन उनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी निकल कर नहीं आई कि अब वो 15 बच्चे जो छाँटे गए थे, वो किस स्टेज पर हैं। जैसे डगलस थे, वो भी ये कहते थे कि कुछ शक्तियाँ हैं जो बाहर से उनमें आती हैं और वो कोई नियंत्रण नहीं कर सकते इन शक्तियों पे। वो कोई गारंटी भी नहीं दे सकते कि वो कुछ परफ़ॉर्म कर पाएँगे, क्योंकि जो कुछ भी होता है बस वो खुद भी नहीं करते, अनजाने में अपने आप होता है। डगलस के साथ तो यहाँ तक होता था कि डगलस ने ये भी क्लियर कर दिया था कि इस वर्ष में ये शक्तियाँ मुझे छोड़ देंगी, और ऐसा ही हुआ। वो एक समय सीमा थी, उसके बाद वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाते थे। और डगलस के मामले में कई बार ऐसा होता था कि जब वो कोई परफॉर्मेंस देते थे तो उसके बाद जैसे वो सो के जागे हों और सब भूल चुके हों कि अच्छा मैंने ये परफॉर्म किया था, इस तरह की एक स्टेज होती थी। और एग्जैक्टली इसी तरह से गेलर भी बताते हैं। वो भी कहते हैं कि ये शक्तियाँ उनमें बाहर से आती हैं, इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, वो तो बस एक ट्यूब की तरह है, जैसे कुछ उनके अंदर जा रहा है, बस एक ट्यूब की तरह है। और गेलर हमेशा कहते हैं कि ये शक्तियाँ, ये ऊर्जाएं, ये मेरी नहीं हैं। ये ब्रह्मांड है जो उन शक्तियों के लिए मुझे यूज़ कर रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ। डगलस और ऊरी गेलन का जो ये सत्य केस है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो कृपया कमेंट में मुझे बताइए ताकि मैं इसकी कड़ियों को आगे बढ़ा सकूं। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैं फिर इस केस को यहीं पर छोड़कर किसी अन्य सत्य के केस पर शुरू कर सकती हूँ।
ऊरी गेलर और डगलस का ये जो केस है, इसका पहले भाग का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य